आदित्य हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े घने जंगल के अंदर एक वृक्ष के सामने खड़ा हुआ था। हाँ, तुम चाहे कितने ही पुराने पेड़ काहे ना हो, हम हैं लकड़हारा और हम तुम्हारा चीथड़ा चीथड़ा कर देंगे और तुम्हें बाजार में बहुत ही अच्छे दाम में बेचेंगे। चल भैया, शुरू करते हैं। इतना बोलकर आदित्य कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी वहां पर दूसरा लकड़हारा आ गया, जो आदित्य का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे भैया रुको रुको, अरे तुमसे कितनी बार कहा है आदित्य, लकड़हारे का धंधा छोड़कर कोई दूसरा धंधा पकड़ लो, काहे इसमें वक्त जाया कर रहे हो। यह सुनकर आदित्य क्रोधित हो गया और बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम, पगला वगला गए हो का? अरे सही तो कह रहा हूँ, तू अपनी लकड़ियाँ लेकर जब भी बाजार में जाता है, कोई ग्राहक तेरी लकड़ियाँ नहीं खरीदता। थक हार कर तू अपनी लकड़ियाँ गांव में ही आधे पौने दाम में बेच देता है और गांव वाले भी तरस खाकर तेरी लकड़ियाँ खरीदते हैं कि कहीं तू भूखा ना रह जाए। और तू जितनी लकड़ियाँ काटता है ना, आधी ही बाजार में ले जा पाता है, कोई ना कोई मुसीबत टूट ही जाती है। यह सुनकर आदित्य निराश हो गया। अब जो भी हो, लेकिन हमें विश्वास है कि एक ना एक दिन हमारी तकदीर के सितारे जरूर पलटेंगे। अरे कुछ लोगों की तकदीर कभी नहीं बदलती आदित्य, उनके सितारे गर्दिश में ही रहते हैं। तू गरीब था और गरीब ही रहेगा। इतना कहकर दूसरा लकड़हारा आदित्य का मजाक उड़ाता हुआ वहां से चला गया। आदित्य लकड़ियां काटने में लग गया। कुछ देर बाद वो लकड़ियों का गट्ठर बनाकर गांव की दिशा की ओर मुड़ा ही था कि तभी आसमान में काले बादल छा गए और हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। ओहो धत तेरी के, क्या तुझे भी अभी बरसना था? अरे लकड़ियाँ गीली हो जाएंगी और गीली लकड़ियाँ बाजार में कोई नहीं खरीदता। तभी भयंकर वर्षा होने लगी। आदित्य इधर उधर बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना तलाशने लगा। तभी उसकी नजर एक खंडहर पर पड़ी। आदित्य तुरंत उस खंडहर के अंदर चला गया। अच्छा हुआ ये खंडहर तो मिल गया, नहीं तो हमारी सारी मेहनत पर पानी ही फिर जाता। तभी आदित्य के कानों में किसी शेर का गर्जन भरा स्वर टकराया। जब आदित्य इधर उधर देखने लगा तो उसे अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी, जो उसकी ही ओर चली आ रही थी। कुछ ही देर बाद आदित्य समझ गया कि वो दो आंखें किसी और की नहीं, बल्कि जंगली शेर थी। शेर को देखकर आदित्य बुरी तरह से घबरा गया और बड़ी ही तेजी से भागने लगा। कुछ ही देर बाद आदित्य बारिश में भीगता हुआ अपने गांव आ गया। तभी वहां पर गांव का मुखिया पहुंचा। अरे अरे आदित्य का हो गया क्या? जंगल में कोई भूत देख लिया क्या, जो पागलों की तरह भागते हुए आए हों और आते ही सीमा पर गिर गए? अरे बारिश हो रही है, जल्दी से जाओ, घर चले जाओ। हाँ मुखिया जी, मैं घर ही जा रहा हूँ। ये बता कि तेरी कुल्हाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही और आज तू जंगल से लकड़ियाँ भी काट कर नहीं लाया, क्या बात है? आदित्य को अचानक याद आया कि उसने डर के मारे लकड़ियों का गट्ठर शेर के मुंह पर मारा था। तब उसकी कुल्हाड़ी भी खंडहर के अंदर गिर गई थी। अरे अब क्या हो गया? कौन सी गहरी सोच में गुम हो गया? आदित्य सारी घटना बताते हुए बोला, मुखिया जी आज तो बस कैसे भी करके जान बचाई है। अरे तू इतना बड़ा डरपोक है, मैंने सोचा नहीं था। अरे शेर तेरे सामने था, कुल्हाड़ी तेरे हाथ में थी, काट डालता शेर को, साले को चीर फाड़ डालता। अरे इसी बहाने तेरी बहादुरी के चर्चे हो जाते और क्या पता इसी वजह से तेरी लकड़ियां भी बिकने लगती और तू प्रसिद्ध लकड़हारा बन जाता। घर जा, आराम कर, बड़ा आया। इतना कहकर मुखिया आदित्य का मजाक उड़ाता हुआ वहां से चला गया। कुछ देर बाद आदित्य अपने घर आ गया और अपने आप से बोला, दूसरे लकड़हारे की बात सही थी, हमारी किस्मत के सितारे गर्दिश में रहेंगे।
और कुछ लोगों की तकदीर वाकई में कभी न बदलती। मुखिया भी सही कह रहा था। हमारे पास कितना अच्छा मौका था जो हमने गवा दिया। अरे हमारे दिमाग में ये बात भी नहीं आई। क्या कहें अब? इतना बोलकर आदित्य गहरी नींद की आहोश में समा गया। अगले दिन आदित्य सोकर उठा और जंगल जाने की तैयारी करने लगा। तभी उसे याद आया कि कुल्हाड़ी तो जंगल में ही रह गई थी। कुल्हाड़ी तो उसी खंडहर में है। अब तो सबसे पहले हमको जाकर उस खंडहर में कुल्हाड़ी को तलाशना होगा। अरे क्या कहे, अब तो हम जैसी फूटी किस्मत वाले को तो कोई दूसरा लकड़हारा कुल्हाड़ी भी उधार नहीं देगा। इतना बोलकर आदित्य जैसे ही घर से बाहर निकला, तभी उसकी प्रेमिका राधा वहां पर आ गई और गुस्से से आदित्य से बोली, लगता है मेरा तुमसे शादी करने का सपना अधूरा रह जाएगा। क्या हो गया राधा, तुम इतने गुस्से में काहे हो? कल लड़के वाले देखने के लिए आए थे और मुझे पसंद करके चले गए हैं। आखिर तुम मेरे पिता से हमारी शादी की बात कब करोगे? यह सुनकर आदित्य क्रोधित हो गया और राधा से बोला, अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारे पिता कोई गैर गुजरे लकड़हारे हो। अरे तुम्हारे पिता गांव के जमींदार हैं, जमींदार। अगर उन्हें मेरे और तुम्हारे प्रेम की बात पता लग गई ना, तो हमारी जान ले लेंगे वो। क्या तो तुम्हें मुझसे प्रेम करने से पहले सोचना चाहिए था। कान खोलकर सुन लो, मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर राधा वहां से चली गई। आदित्य गहरी सोच में डूब गया और अपने आप से बोला, राधा जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। कहीं ऐसा ना हो कि राधा वास्तव में अपनी जान दे दे, और अगर ऐसा हुआ तो वाकई में हम अपने आप को कभी माफ न कर पाएंगे। लेकिन करें तो करें क्या, उस जमींदार के पास जाने से डर भी लगता है। कुछ देर आदित्य गहरी सोच में डूबा रहा, फिर अपने आप से बोला, हाँ चलो, अब जो भी होगा एक ना एक दिन तो जमींदार को पता चलना ही है। इतना कहकर आदित्य सीधा जमींदार की हवेली की ओर चला गया। आदित्य को अपनी हवेली में देखकर जमींदार चौंक गया और बोला, तेरा यहाँ क्या काम? अरे तुझे तो इस समय जंगल में होना चाहिए। तू लकड़हारा है, मेरी हवेली में क्या करने आ गया? जमींदार, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। अरे कौन सी जरूरी बात? देखिए, मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि मैं राधा से प्रेम करता हूँ। ये सुनकर जमींदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह गुस्से से घूरने लगा। तभी आदित्य थूक निकलते हुए बोला, जमींदार, बात यह है कि राधा भी मुझसे प्रेम करती है। ये सुनकर जमींदार क्रोधित होकर राधा को आवाज लगाने लगा। राधा तुरंत वहां आ गई। राधा, ये बता, क्या ये फूटी तकदीर वाला लड़का जो कह रहा है, क्या तू वास्तव में इससे प्रेम करती है? बता। हाँ पिताजी, और मैं इसके बगैर जीवित नहीं रह सकती। ये सुनकर जमींदार अचानक से जोर जोर से हंसने लगा। तुम तो सोच रहे कि मैं पगला गया हूँ। अरे मैं पागल नहीं हूँ। मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि मुझे अब तक पता ही नहीं था कि मेरी बेटी का मानसिक संतुलन इतना खराब है। अगर मुझे पता होता तो मैं बचपन से ही अपनी बेटी राधा का इलाज किसी बहुत अच्छे चिकित्सक से करवाता। वो अब तक तो ठीक हो गई होती। पिताजी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आदित्य से प्रेम करती हूँ और आप मुझे पागल बता रहे हैं। अरे तो बेवकूफ लड़की, तुझे प्रेम करने के लिए कोई और नहीं मिला क्या? अरे अगर प्रेम करना ही था तो किसी राजकुमार से करती, किसी राजा से करती, या फिर किसी अपनी ही हैसियत के किसी जमींदार के बेटे से करती ना। अरे अगर कोई नहीं मिलता तो हमारे गांव के मुखिया के बेटे रतन से ही प्रेम कर लेती, जिसके पास 200 बीघा जमीन है। और तुझे प्रेम करने के लिए मिला तो यह तकदीर का मारा, किस्मत का खोटा सिक्का, लकड़हारा, जिससे जंगल में लकड़ियां भी काटी नहीं जाती। जो अपना पेट नहीं भर सकता वो तेरा पेट क्या खाक भरेगा।
जमींदार की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर उदासी छा गई और वो राधा की ओर देखकर बोला, अब हमने तुम्हारे पिता की बात का बुरा नहीं माना राधा। वैसे देखा जाए तो जो कुछ भी कह रहे हैं सच ही कह रहे हैं ना। उनका एक एक शब्द सही है। हम वाकई में एक फूटी तकदीर वाले ही तो हैं। इतना कहकर आदित्य वहां से जाने लगा। तभी जमींदार के दिमाग में पता नहीं क्या आया और वो आदित्य को रोकते हुए बोला, रुक आदित्य, जाते जाते एक और बात सुनते जा। देख, मैं अपनी पुत्री राधा से बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं उसकी पसंद का सम्मान करूँगा। लेकिन तुम ही बताओ, तुम्हारे पास न धन है न दौलत है और ऊपर से तुम तो फूटी तकदीर वाले भी हो। मैं तुम्हें कैसे अपनी बेटी दे दूं? बताओ ना। चलो ठीक है, इतना उदास मत हो। मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर तुम 1 महीने के अंदर मुझसे ज्यादा दौलतमंद बनकर दिखाओ तो मैं खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर आदित्य हवेली से बाहर निकला। राधा जमींदार से बोली, पिताजी, 1 महीने के अंदर आदित्य आपसे ज्यादा धनवान कैसे बन पाएगा? देखो राधा, सीधी बात है कि होना तो यह चाहिए था कि जब मुझे पता लगा कि तू आदित्य से प्रेम करती है तो मैं आदित्य के हाथ पैर तोड़ देता। लेकिन फिर भी मैंने तेरे प्रेम का सम्मान किया। मैं तुम्हारा विवाह आदित्य से करने के लिए अभी भी तैयार हूँ। तो अब आदित्य भी अपने आप को तैयार करें। अगर वह तुमसे वास्तव में सच्चा प्रेम करता है तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता है ना। इतना कहकर जमींदार अपनी हवेली से बाहर बगीचे में पहुंच गया। तभी वहां पर जमींदार की पत्नी आ पहुंची और जमींदार से बोली, क्या कह रहे हैं आप? आपको तो लकड़हारे के हाथ पैर तोड़ देने चाहिए थे। आपने तो उसे 1 महीने की मोहलत दे दी। अरे तुम मुझे मूर्ख मत समझो। तुमने राधा की आंखों में झांक कर नहीं देखा, परंतु मैंने देखा है। उसके मन में आदित्य के लिए सच्चा प्रेम था। अगर मैं आदित्य को कुछ भी कहता तो तकलीफ आदित्य को नहीं, हमारी बेटी को होती। मैंने यह शर्त आदित्य के सामने जानबूझकर रखी है और मुझे पता है 1 महीने में आदित्य कुछ भी नहीं कर पाएगा और फिर हम आसानी से राधा का विवाह अपनी पसंद के किसी लड़के से कर देंगे और राधा चाहकर भी विरोध नहीं कर पाएगी। इधर आदित्य जमींदार की हवेली से निकलकर घने जंगल की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठकर अपने आप से बोला, मैं जानता हूँ कि जमींदार ने जानबूझकर यह चाल चली है। अरे 1 महीने के अंदर मैं उससे अमीर भला कैसे हो सकता हूँ। चल भाई आदित्य, पहले अपनी कुल्हाड़ी तो ढूंढ, फिर लकड़ियाँ काटी जाए। मेरे पास तो इतना धन भी नहीं है कि आज शाम का खाना खा सकूं। और ये कहते हैं जमींदार साहब कि हमसे ज्यादा अमीर बन जाओ, वो भी 1 महीना में। इतना बोलकर आदित्य उसी खंडर की ओर डरते डरते चला गया। आदित्य खंडर के अंदर झांकने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे उसकी कुल्हाड़ी और लकड़ियों का गट्ठर जरूर नजर आया। जैसे ही आदित्य कुल्हाड़ी उठाने को आगे बढ़ा, तभी एक तेज धमाके की आवाज हुई। आदित्य डर गया और डरते हुए जैसे ही बाहर निकला, सामने का दृश्य देखकर बुरी तरह से चौंक गया। एक विचित्र किस्म का पक्षी जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। आदित्य ने जब उस पक्षी को देखा, आदित्य उस पक्षी को देखकर हैरत से बोला, अरे ये तो सोने का है, न जाने वो इस संसार का है भी या फिर नहीं। आदित्य ने देखा कि पक्षी के पैरों से खून बह रहा था। इसके पैर से तो खून बह रहा है। ओ हो, ये तो घायल है। आदित्य इधर उधर देखने लगा और झाड़ियों में से एक पत्ता तोड़कर उसे पीसकर पक्षी के जख्म पर लगाया। थोड़ी ही देर में पक्षी के पैरों से खून बहना बंद हो गया। अगले ही पल
पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और उठकर बैठ गया। फिर वो इंसानी आवाज में आदित्य से बोला, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि कौन सा पत्ता लगाने से जख्म ठीक हो सकता है? पक्षी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर आदित्य बुरी तरह डर गया। मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हे भगवान, कहीं हमने राक्षस की मदद तो नहीं कर दी और ये अब राक्षस में बदलकर हमको मार देगा। हे भगवान, हमको बचाओ बचाओ। मुझे देखकर डरने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे नहीं जानते। मैं एक ऐसा रहस्य जानता हूँ जो कोई नहीं जानता। देखो, मुझसे दोस्ती कर लो, तुम्हारी तकदीर के सितारे पलट जाएंगे। हाँ। पक्षी के आखिरी अल्फाज कानों में पड़ते ही आदित्य पक्षी से बोला, क्या बात कर रहे हो? वास्तव में हमारी तकदीर के सितारे तुमसे दोस्ती करने से बदल जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे अपने घर तो ले चलो पहले। देखो भाई, तुम सोने के बने हो। अगर मैं तुम्हें अपने गांव ले गया तो लोगों के मन में लालच आ जाएगा। अरे गांव के लालची लोग हमारे घर पर धावा बोल देंगे और हो सकता है कि मुझे तुमसे छीन कर ले जाएं और किसी राजा को इनाम में दे दे भेंट में। हाँ, ओ, इसका मतलब तुम लालची नहीं हो। अरे मेरे दोस्त, अगर मैं लालची होता तो एक मामूली लकड़हारा ना होता ना। फिर तुम अपने आप को मामूली लकड़हारा मत कहो, विचित्र लकड़हारा कहो। तुमने एक सोने का पक्षी देखा लेकिन तुम्हारे मन में लालच नहीं आया। तुमने उसकी मदद की और अब जब वह पक्षी तुमसे दोस्ती की बात कर रहा है तो तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं कोई उसे नुकसान ना पहुंचा दे। तुमने मुझे अपना दोस्त कहा है। विश्वास करो, मुझे छुपाकर जंगल से ले चलो। अगर जंगल में किसी की नजर मुझ पर पड़ गई तो तुम्हारी बात सिद्ध हो जाएगी। हो सकता है कोई मुझे पकड़ कर ले जाए या मार डाले। आदित्य को अब उस पक्षी पर तरस आने लगा। वो धीरे से बोला, हम ठीक है, रात का अंधेरा हो जाने दो, फिर हम तुम्हें अपने साथ अपने घर ले चलेंगे। ठीक है। रात का अंधेरा होते ही आदित्य चुपके से उस पक्षी को अपने घर ले आया। पक्षी आदित्य का घर देखकर गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारी हालत तो बहुत ही ज्यादा खस्ता है दोस्त। अरे दोस्त, तुम तो कुछ नहीं जानते हो। ये सारा गांव ना हमको फूटी तकदीर वाला कहता है। हमारी किस्मत के सितारे तो हमेशा से गर्दिश में ही रहे हैं। यह सुनकर पक्षी कुछ देर चुप रहा और फिर गंभीर स्वर में बोला, तब तो तुम्हारा विवाह होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिसके नाम के आगे फूटी किस्मत लिखा हो उसे अपनी लड़की कोई नहीं देना चाहेगा। वैसे तो तुम पक्षी, लेकिन बोलते बिल्कुल मनुष्य की तरह हो। अरे हम भी कितने बुद्धू हैं। तुम तो इंसानी आवाज में बात ही कर रहे हो। कहाँ क्या कहें? खैर क्या कहें दोस्त, हमारी कहानी बहुत बड़ी है और बहुत दुख भरी कहानी है। आदित्य उसे आज की सारी घटना बताते हुए बोला, और जमींदार ने शर्त रखी है कि 1 महीने के भीतर मुझे उससे अधिक धनवान बनना होगा। अब बताओ भला तुम ही कि मैं 1 महीने में उस जमींदार से भी ज्यादा धनवान भला कैसे बन सकता हूँ? उसने न बड़ी चालाकी से चाल चली है, ऐसी चाल चली है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम सही कह रहे हो जमींदार बहुत ही ज्यादा चतुर है। वो दोनों काफी देर तक बातें करते रहे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जमींदार उधर से गुजरता हुआ आ रहा था। आदित्य को किसी से बात करता देख वो चौंक गया और दरवाजे के पास रुककर स्वयं से बोला, अरे इतनी रात को आदित्य ये ससुरा बातें किससे कर रहा है? जहाँ तक मैं जानता हूँ आदित्य की तो गांव में किसी से दोस्ती भी ना है। इतना कहकर जमींदार ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि एक सोने का विचित्र पक्षी आदित्य से बात कर रहा था। ये देख वो डर गया। बाप रे आदित्य, मैं क्या देख रहा हूँ? बाहर निकालो इसको, ये राक्षस हो सकता है। अरे बाहर निकालो इसको जल्दी से। जमींदार जी, इस बारे में किसी को मत बताना। देखो, यह हमारा मित्र है और यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और हाँ, ये कोई राक्षस वाक्षस नहीं है, यही हमारी तकदीर बदलने वाला है। ओ समझा,
तो तूने जल्दी अमीर बनने के लिए किसी काली शक्ति का सहारा लिया है। उसी काली शक्ति के जरिए तू मुझे रास्ते से हटाना चाहता है, या फिर तूने किसी सिद्धि के जरिए इस पक्षी को बांध लिया है, जिसे बेचकर तू मुझसे अधिक धनवान बन जाएगा और मेरी बेटी से विवाह कर लेगा। लेकिन कान खोलकर सुन ले आदित्य, मैं तुझे किसी भी चाल में सफल नहीं होने दूंगा। इतना कहकर जमींदार पक्षी की ओर झपट पड़ा। पक्षी तुरंत आदित्य के कंधे पर बैठ गया। चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? तुम्हारी किस्मत के सितारे बदलने वाले हैं। सबसे पहले जंगल चलो, उसके बाद मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। मुझ पर विश्वास करो, चलो। आदित्य तुरंत पक्षी को लेकर भागने लगा। जमींदार भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन आदित्य की रफ्तार जमींदार से कहीं तेज थी। कुछ ही देर में आदित्य रात के अंधेरे में जंगल की गहराइयों में निकल गया और एक तालाब के किनारे हांफता हुआ बैठ गया। अरे बाप रे, इतना तेज तो हम कभी ना भागे। जब खंडहर में हमारे सामने शेर आया था तब भी नहीं। और ऐसा क्यों? जब शेर हमारे सामने आया तो केवल मेरी जान को खतरा था, लेकिन आज जमींदार जिस क्रोध में तुम पर झपट्टा मारा, मुझे तो लगा कहीं वो तुम्हारी गर्दन ही न मरोड़ दे। तुम्हारी वजह से मैं इतना तेज भागा हूँ। हाँ, तुम्हारा भागना व्यर्थ नहीं जाएगा। अरे अब बताओ, मेरी तकदीर कैसे बदल सकती है मुद्दे की बात? तो सुनो, यहाँ से कुछ दूर पे एक गुफा है जो हमेशा बंद रहती है। वो एक जादुई गुफा है। उसके भीतर किसी प्राचीन राजा का खजाना छुपा हुआ है। मैं उस गुफा का पता जानता हूँ। क्या बात कर रहे हो? लेकिन तुमको कैसे पता? अरे तुम्हें इससे क्या मतलब कि मुझे कैसे पता? कैसे नहीं पता? मैं तुम्हें गुफा तक पहुँचा सकता हूँ, बस। पक्षी की बात सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद वो उसकी ओर देखकर बोला, हमारी मित्रता बहुत जल्दी हुई, और यह जो भी घटना हुई यह भी बहुत जल्दी में हुई। मैं तो तुमसे ये पूछना भूल ही गया कि तुम आए कहाँ से हो और तुम इंसानी आवाज में बात कैसे कर सकते हो। बताओ। यह सुनकर पक्षी उदास हो गया और बोला, बस यही तो मैं चाहकर तुमको बता नहीं सकता। समझ लो कि मुझ पर एक तरह का श्राप है। अगर मैं अपनी सच्चाई बताऊंगा ना तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। हाँ तो ठीक है भैया, फिर रहने दो। हम अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को जलते हुए तो ना देख सकते। हमारे लिए इतना ही काफी है कि तुम मन के अच्छे हो और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। बहुत अच्छे। चलो अब बताओ, एक तरफ तुम कह रहे हो कि उस गुफा के अंदर एक बेशकीमती खजाना है, और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि गुफा बंद है और जादुई भी है। तो भैया फिर हम उस खजाने तक पहुंचे कैसे? यह भी तो बताओ। अरे जो भी मनुष्य उस गुफा के पास जाता है और उसे खोलना चाहता है तो वो गुफा उसे बहुत ही कठिन सवाल पूछती है। अगर उसने सही उत्तर दे दिया तो गुफा खुल जाती है, अगर नहीं दिया तो गुफा नहीं खुलती। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उस गुफा के सभी सवालों के उत्तर जानता हूँ। अगर तुम उत्तर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ठीक है दोस्त, कुछ न करने से बेहतर है कि कुछ करके ही देखा जाए। क्या पता हमारी तकदीर के सितारे वास्तव में पलट जाएं। चलो। हाँ तो चलो ठीक है, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इतना कहकर पक्षी उड़ने लगा और आदित्य उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ घंटों के बाद सोने का पक्षी आदित्य को एक गुफा के निकट ले गया। आदित्य, इस गुफा के द्वार को अपने हाथ से स्पर्श करो। जैसे ही आदित्य ने द्वार को छुआ, भीतर से एक गूंजती हुई आवाज आई। इस गुफा का द्वार तभी खुलेगा जब तुम मेरे 2 प्रश्नों के सही उत्तर दोगे। हाँ हाँ, हम तैयार हैं, पूछो। गुफा ने पहला प्रश्न किया। पहला प्रश्न वो क्या है जो बांटने से बढ़ता है? इस सवाल का जवाब प्रेम है। दूसरा प्रश्न गूंजा। हाँ, दूसरा प्रश्न, वो कौन सी दौलत है जो ना किसी राजा के पास होती है ना किसी लुटेरे के पास जा सकती है, फिर भी सब चाहते हैं? सच्ची मित्रता। उत्तर मिलते ही द्वार खुल गया और आदित्य सोने के पक्षी के साथ भीतर चला गया।
वहाँ असंख्य अशर्फियां सोने के घड़े रत्नों से भरे मटके, हीरे जवाहरात से जुड़े मुकुट और चांदी की तलवारें रखी थीं। आदित्य की दृष्टि एक सोने की मूर्ति पर पड़ी। ये मूर्ति किसकी है? ये भी खजाने का हिस्सा होगी। अरे बाप रे बाप, ये तो इतना खजाना है जो तो किसी राजा के पास भी नहीं होगा। हाँ मित्र, तुमने तो सच कहा था कि मेरी तो तकदीर ही पलट गई। मैं गरीब से अमीर इंसान बन गया। अब तो मैं जमींदार जैसे हजारों लोगों को खरीद सकता हूँ। सोने का पक्षी रंग बिरंगी किरणों से एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। ये खजाना तुम्हारा है आदित्य, तुम इसे रखो। हमको पूरा खजाना नहीं चाहिए, हमको तो आप इतना दे दो कि हम जमींदार से अमीर हो जाएं। बस, और बाकी तुम स्वयं जाकर जमींदार से हमरे विवाह की बात कर लो। राजकुमार, क्या तुम ऐसा करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, हम जीवन भर मित्र रहेंगे, और मैं भी। अरे भाई, हमारी मित्रता इतिहास में मिसाल बनेगी, मिसाल। हाँ। और राजकुमार खजाने का बड़ा हिस्सा लेकर महल चला गया। उसने आदित्य को भी बहुत सा धन दे दिया। फिर वो जमींदार की हवेली पहुंचा। अरे राजकुमार, आप। राजकुमार जमींदार को सारी घटना बताते हुए बोला, यह सब आपसे कहीं अधिक धनवान है, इसे ठुकराना आपकी भूल होगी। जमींदार, हमको माफ कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता था कि पक्षी के रूप में आप थे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी पुत्री राधा का विवाह आदित्य से करने के लिए तैयार हूँ। मुझे उसे अपना दामाद बनाने में बहुत खुशी होगी। राजकुमार की आज्ञा से अर्जुन और राधा का विवाह संपन्न हो गया।